हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 2017 के जो सेकंड टाइम का पेपर हुआ था एसएसटी के उसका जो हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे। अभी तक इसके पहले हम लोगों ने 2 पार्ट कवर कर लिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जा करके उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। आपको स्क्रीन पे ये लोगो दिखाई पड़ रहा होगा। ये हमारे ऐप का एक लोगो है। जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको टीचिंग से रिलेटेड सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड अभी खास करके प्रेजेंट टाइम में आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेड कोर्स वहां पे मिल जाएंगे, जिसमें आपका मैथ है और एसएसटी है। ठीक है, मैथ और एसएसटी का पेड कोर्स आपको मिल जाएगा। ये अलग अलग कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे और साथ में ये कॉम्बो कोर्स के तौर पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें जो आपके बुक्स वगैरह लगते हैं, सेमेस्टर में जो बुक्स लगते हैं, ठीक है, वो सारे बुक्स और साथ में क्वेश्चन पेपर, चाहे टेट का क्वेश्चन पेपर हुआ चाहे वो सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर हुआ, तो ये सारी चीज भी आपको इस ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे आपको मिल जाएंगे। आप जा करके वहां पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, साथ में मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि 1 जून से, ठीक है, 1 जून से हमारा टेट और सीटेट का अलग से बैच, ठीक है, टेट और सीटेट का अलग से बैच इस ऐप के ऊपर चलेगा। तो अगर आप इसको मतलब इस कोर्स को लेना चाहते हैं, इस कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो खुद को इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप के लिए ये ऐप आप पहले डाउनलोड करिए, बाकी चीजें आपको खुद समझ में आ जाएंगी कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिए। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त के 2 लाभ आपको लिखना है। पहली चीज हम बात कर लेते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त क्या था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये जमींदारी प्रथा से रिलेटेड है। ठीक है, जमींदारी जमींदारी प्रथा। ठीक है, अब जमींदारी प्रथा क्या था। तो आप लोगों को पता होगा कि पहले जो थे निम्न वर्ग के लोग थे, तो उनको अपने खेतों पर लगान देने के लिए किसी एक के ऊपर आश्रित होना पड़ता था। यानी कि ये खास करके गांव के बड़े लोगों को दिया जाता था, जो बहुत कह सकते हैं कि पढ़े लिखे थे और धनवान लोग थे। ठीक है, तो क्या होता था कि जो गांव के कुछ लोग होते थे, गांव की जो पूरी आवाम होती थी, वो सब लोग मिलकर के किसी एक आदमी को अपने अपने खेतों का लगान देते थे, जो वो उत्पादन करते थे, और फिर ये लगान इस व्यक्ति के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक जाती थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक जाती थी। तो ये था अस्थाई बंदोबस्त। इसकी शुरुआत किसने की थी। तो इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था। कॉर्नवालिस ने इसकी शुरुआत किया था। अब आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी, तो ये चीज आप हमको बताएंगे। लेकिन इसके 2 लाभ क्या हुए। तो हम पहला लाभ लिख सकते हैं कि जमींदारी प्रथा या अस्थाई बंदोबस्त शुरू होने से किसानों ने किसानों ने किसानों ने समय पर किसानों ने समय पर लगान भरना शुरू किया। ठीक है, यानी कि जब किसान मतलब जो गांव के जमींदार या जो गांव के मुखिया होते थे, वो किसानों से टाइम टू टाइम कर वसूल लिया करते थे और ले जाकर के किसको देते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि जब अस्थाई बंदोबस्त शुरू हो गया, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जब शुरू हो गया, तो जमींदार जो थे जमींदार जो थे जमींदार कृषि में जमींदार कृषि में रुचि लेने लगे। जमींदार कृषि में रुचि लेने लगे, जिससे कि उत्पादन बढ़ गया। जिससे उत्पादन
बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये अस्थाई बंदोबस्त से रिलेटेड दो लाभ थे। अगर हानियां भी देखेंगे तो बहुत सारी हानियां थी, जैसे कि आगे आप जब देखेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको पता चलेगा कि जो जमींदार होते थे वो किसानों के ऊपर एक तरीके से अत्याचार करने लगे, उनसे ज्यादा पैसा वसूलने लगे। ठीक है, लेकिन क्या होने लगा कि समय से निश्चित समय पे क्या होने लगा कि जितने भी कर होते थे वो कर आसानी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचने लगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, कह सकते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त के दो लाभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के 4 सामाजिक सुधार लिखिए। ठीक है, यानी कि विलियम बेंटिंग ने समाज में कौन कौन से सामाजिक सुधार किए थे। तो पहली चीज इसको आप लोग याद रखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रैयतवाड़ी प्रथा स्टार्ट की थी। क्या शुरू किया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत। ठीक है, अब रैयतवाड़ी प्रथा क्या था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों से डायरेक्ट क्या करती थी? पैसे को वसूल सकती थी। ठीक, इसके बाद उसने क्या किया कि भारतीय प्रशासन से अलग रखने के लिए बहुत सारी नीतियों को अपनाया। जब आगे आप लोग पढ़ेंगे इसकी और भी नीतियां, तो आपको इसमें कह सकते हैं कि जो दूसरी इसकी सबसे बड़ी नीति मिलेगी, इसने जो भारतीय सेना होती थी, ठीक है, कह सकते हैं सेना पर या सेना को कोड़े मारने की प्रथा समाप्त की। कोड़े मारने की प्रथा समाप्त की। ठीक है, कोड़े मारने की प्रथा समाप्त की। दूसरी चीज आप कह सकते हैं कि आपको पता होगा कि जो नाव होते हैं वो पहले बड़े बड़े नाव जो होते थे वो समुद्रों में चलाए जाते थे। ठीक है, लेकिन नदियों में, भारत के अंदर नदियों में, भारत के अंदर भारत के अंदर नदियों में नाव चलवाए, नाव चलवाए। ठीक है, देखिए आप इस नाव को स्टीमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टीमर अक्सर मिलता है इसके बारे में। चलिए, इसके बाद जो हम कह सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग की जो सबसे लास्ट और सबसे कह सकते हैं कि बढ़िया सामाजिक सुधारों में गिना जाता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि आगरा क्षेत्र में कृषि भूमि का बंदोबस्त किया। ठीक है, या ये तो हो गया रैयतवाड़ी प्रथा, इसको छोड़ देते हैं। दूसरी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि किसानों द्वारा दी जाने वाली मालगुजारी का उचित निर्धारण किया, या कह सकते हैं कि किसानों से लिए जाने वाले कर का उचित निर्धारण किया, उचित निर्धारण किया। ठीक है, तो ये कुछ सुधार हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के, जो उसने भारत में आने के बाद किया। ठीक है, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, सेना को कोड़े मारने की प्रथा थी पहले भारत में। जो भारतीय सेना होती थी, जब वो गलती करती थी तो उनको कोड़े मारे जाते थे। ठीक है, और भारत में जो नदियां थी उसमें नाव चलवाने का काम किया, और किसानों के लिए इसने सबसे अच्छा काम किया था कि उनके कर के दर को निश्चित कर दिया था एक उचित रेट पर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए। तो पहले हम जान लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। पहली चीज कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये आया था 1773 में। ठीक है, कब आया था? 1773 में आया, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, या हम कह सकते हैं कि भारत पर ब्रिटिश संसद
ब्रिटिश संसद के अधिकारों की शुरुआत, के अधिकारों की शुरुआत। ठीक है, यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका धीरे धीरे वर्चस्व समाप्त होने लगा और ब्रिटिश संसद जो थी वो क्या कर दी, भारत में अपने अधिकारों की शुरुआत कर दी। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि अब धीरे धीरे एक तरीके से जा चुकी थी बैकग्राउंड में, अब वो काम करने वाली थी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल का जो पद होता था, ठीक है, आप लोग को पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था तो एक परिषद बनाया गया था, वो आप बताएंगे कि कितने सदस्यीय परिषद था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल का जो पद होता था, गवर्नर जनरल का पद परिषद के ऊपर निर्भर हो गया था, परिषद के ऊपर निर्भर। ठीक है, ऊपर निर्भर मतलब जो परिषद बनाया गया था वो परिषद का काम था कि गवर्नर जनरल के पद को कौन सृजित करता, कौन बनाता, तो वो परिषद बनाती। ठीक है, दूसरा हमारा कह सकते हैं कि जो इसमें एक विशेष तौर पे आया, तो आप लोगों को पता होगा कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो 1774 में कलकत्ता में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब ये स्थापना तो हो गया था लेकिन स्थापना के क्षेत्र निर्धारित नहीं थे, तो इसको आप लिख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के या सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट नहीं थे, अस्पष्ट नहीं थे। ये रेगुलेटिंग एक्ट में जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, लेकिन इसके अंतर्गत ये नहीं बताया गया कि कौन से अधिकार क्षेत्र तक, कहां तक सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा रहेगी। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट का ये सबसे बड़ा दोष था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड क्लाइव की दो उपलब्धियां लिखिए। ठीक है, देखिए दो उपलब्धि लिखने की बात कर रहा है, तो इसका लॉर्ड क्लाइव का जो पहला काम भारत में रहा, देखिए इसका जो पहला काम भारत में था वो ये था कि कंपनी की जो फौज होती थी, कंपनी की फौजी और दीवानी नौकरियों में सुधार, नौकरियों में सुधार करना था, करना था। ठीक है, यानी कि जब लॉर्ड क्लाइव भारत में आया तो इसने फौजदारी और दीवानी दोनों तौर पे जो पदें बनाई जाती थी उनमें क्या किया, इसने एक विशेष योगदान दिया, उसमें सुधार किया। ठीक, और दूसरा इसका काम जो था वो ये था कि बंगाल, बंगाल की, बंगाल की दीवानी को प्राप्त किया, बंगाल की दीवानी को प्राप्त किया। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत में और कौन कौन से काम किए। ठीक है, एक काम और आप लिख सकते हैं कि दूसरे राज्यों के साथ कंपनियों का संबंध ठीक किया। ठीक है, कह सकते हैं कि राज्यों के साथ, राज्यों के साथ कंपनी के संबंधों को ठीक किया, संबंधों को ठीक किया। ठीक है, तो इस तरीके से लॉर्ड क्लाइव ने भारत में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की, जिसमें से ये दो तीन उपलब्धियां उसकी विशेष तौर पे गिनाई जा सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो आपका पहला काम है कि आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक
ठीक है, ये आपको बताना है। किसके किसके बीच में लड़ा गया था तो ये हम बता दे रहे हैं। दो कह सकते हैं कि सेनाएं थी। एक तरफ जो सेना थी वो बंगाल के नवाब कौन थे उस समय? तो उस समय थे सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और दूसरी तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया। दो क्वेश्चन आपको बताना है, ये कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, और इसमें बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, नेतृत्व किसको मिला था। ठीक, आप ये दोनों का हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आज के फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं तथा 2 सदनों के नाम लिखिए। तो पहला चीज जानिए कि जो संसद भवन है उसके 3 अंग है। ठीक है, या हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो इसके अंग आप लिख लीजिए। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा इसका जो अंग है वो क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति है। तो ये हो गए संसद के 3 अंग। 2 सदन लिखने हैं तो दोनों सदनों के नाम वही होंगे जो ऊपर से हम लोगों ने अंग लिखा है। तो दोनों सदन कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला आपका आ गया लोकसभा, और दूसरा सदन कौन सा है? तो दूसरा सदन है राज्यसभा। ठीक है, तो इस तरीके से संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखना है। पहली पॉइंट को आप याद पहले रखिए कि प्रधानमंत्री का जो है वो नियुक्ति होता है। ये आप लोग को हम बताए थे। नियुक्ति कौन करता है प्रधानमंत्री का? तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब देखिए प्रधानमंत्री का जो 2 कार्य होता है तो आप इसको लिख सकते हैं कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व करना। ठीक है, नेतृत्व करना। प्रधानमंत्री है तो सारे मंत्रियों का क्या करेगा? नेतृत्व करेगा, नेता होगा सारे मंत्रियों का। दूसरा चीज आप कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों को राष्ट्रपति के समक्ष रखवाना। ठीक है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होगा उसने जो भी डिसीजन लिया, जो भी फैसले लिए हैं, उसको बताना होगा राष्ट्रपति को कि हमारे मंत्रिपरिषद ने ये फैसले लिए हैं, हम इसको करने के लिए सोच रहे हैं। दूसरी चीज आप इसको कह सकते हैं कि जितने भी विभाग होते हैं, ठीक है, जितने भी विभाग होते हैं तो उनके बीच कभी कोई झगड़ा ना हो जाए तो इनके मतभेदों को क्या करते हैं? ये सुलझाने का काम करते हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिए, विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाना। ठीक है, तो ये हो गए प्रधानमंत्री के कार्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखिए। देखिए ये पहला चीज आप जान लीजिए कि ये उच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कही जा रही है। ठीक, ये हाई कोर्ट है। तो पहला चीज आप याद रखेंगे, इसका पहला चीज याद रखेंगे, जो काम है इसका मुख्य काम है वो आप लिखेंगे रीटे जारी करना। ठीक है, रीटे
जारी करना, ठीक है। और रीटेक किस अनुच्छेद में रखी गई है? आर्टिकल 226, ठीक है। ये रीटें क्या होती हैं? तो रीटें जो होती हैं ये अलग अलग, देखिए 5 रीटें होती हैं, ठीक है। 5 रीटें होती हैं। कौन कौन सी रीटें होती हैं? परमादेश है, उत्प्रेषण है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा, ऐसे 5 रीटें हैं। तो कुछ रीटें ये क्या करते हैं कि किसी पोस्ट के अधिकारी के लिए जारी करते हैं, कुछ रीटें ये नागरिकों के लिए, मतलब जो कैदी हैं उनके लिए जारी करते हैं, और कुछ रीटें ये निचली अदालतों के लिए भी जारी करते हैं, ठीक। दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय के काम है, तो आप याद रखेंगे कि जो उच्च न्यायालय होता है, दूसरा चीज आप याद रख सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय होता है, ठीक है, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिसको कहते हैं, ठीक। आप लोग को पता होगा कि कैसे कैसे क्षेत्राधिकार होते हैं, मतलब प्रारंभिक होता है, फिर फौजदारी होता है, इस तरह से करते हुए। तो जो प्रारंभिक इसके क्षेत्राधिकार होते हैं, ये क्या करता है कि दीवानी, ठीक है, दीवानी और फौजदारी, दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों पर, दोनों प्रकार के मामलों पर पुनर्विचार कर सकती है, पुनर्विचार कर सकती है, कर सकती है, ठीक। तो ये है उच्च न्यायालय के 2 कार्य जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जिसमें पहला कार्य जो हम रीट वाला बताए हैं आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी का क्या अभिप्राय है? सुनामी का क्या अभिप्राय है, ठीक। देखिए जो सुनामी होता है, पहली चीज आप जानिए कि सुनामी कहाँ आता है? तो ये आता है समुद्रों में। कहाँ आता है? सुनामी आता है समुद्रों में। समुद्रों में ऊंचे ऊंचे लहरें उठने लगते हैं, ठीक है। समुद्रों में ऊंचे ऊंचे लहरें उठने लगती हैं, लहरें उठने लगती हैं, ठीक है। सुनामी शब्द जो है ये जापानी भाषा है। सुनामी शब्द जापानी भाषा है, ठीक है। सुनामी शब्द जो है वो जापानी भाषा है। जब आप देखेंगे जापान में तो आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत सारे, कह सकते हैं कि सुनामी की सबसे ज्यादा लहरें होती हैं वो जापान वाले एरिया में ही होती है, क्योंकि जापान बहुत छोटा देश है, समुद्रों से घिरा हुआ है। तो ये सुनामी में आप याद रखेंगे कि जब समुद्रों की ऊंची लहरें बंदरगाहों से टकराती हैं तो उसे हम सुनामी के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। अब सुनामी आने का कारण क्या होता है? तो इसका हम कह सकते हैं कि जब समुद्रों के नीचे भी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, तो ये विस्फोट से जब एक तरीके से जब विस्फोट होगा तो वो पानी को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है उठा करके, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि समुद्रों में ऊंचे ऊंचे लहरें उठने लगती हैं जो बंदरगाह से टकराती हैं, या कह सकते हैं कि जो समुद्रों के किनारे से टकराती हैं, जो समुद्रों के किनारे से टकराती हैं, किनारे से टकराती हैं, तो वो क्या कहलाती है? सुनामी कहलाती है। और सुनामी कौन से भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पूछा गया है भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। चलिए लिख देते हैं। पहले हम एक मैप बना लेते हैं भारत का, ठीक है। एक ऐसे हम मैप बना लेते हैं, ऐसे एक मैप बना लीजिए, कुछ भी थोड़ा बहुत, ठीक है, एक बस जनरली समझने के लिए। ये हमने भारत का एक नक्शा बना लिया, ठीक। अब देखिए, अब हम एक पॉइंट वाइज समझते जाएंगे। पहला यहाँ पर कौन सा हमारा देश पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा पाकिस्तान, ठीक है। क्या पड़ेगा? पाकिस्तान पड़ेगा। फिर यहाँ क्या पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पड़ेगा, ठीक। इसके बाद क्या पड़ेगा? यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पड़ता है नेपाल, ठीक है, नेपाल पड़ता है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पड़ेगा भूटान। ऊपर यहाँ साइड में क्या पड़ता है? चीन पड़ता है, ठीक है।
यहाँ पड़ेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश, और इस साइड आपका पड़ता है म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के पड़ोसी देश ये हो गए। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ ये वाला हिस्सा हो जाता है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। तो भारत के पड़ोसी देश हो गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। श्रीलंका भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत के पड़ोसी देशों के नाम हो गए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम स्टार्ट करेंगे लघुत्तरी क्वेश्चन से। लघुत्तरी क्वेश्चन जो बचा हुआ है आपका बाकी का, जो वो हमारा पार्ट 4 होगा। पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तरी क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड करके और उस पे जाकर के बहुत सारी चीजों को विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।